वापस अंदर आए हो तुम? देखा मैंने अभी कितने चुपचाप अंदर आते हो, कितने चुपचाप अंदर आके बैठते हो आप, है ना? बंद करो चलो। रूम पे पढ़ के आते हो तुम, मेरे को पता है, इसलिए यहाँ पर आके बातें करते हो फिर, ऐसा ही है ना? बंद करो चलो। सबको बंद करने के लिए कहा है, बोलना शुरू कर। इधर देख, स्ट्राइकस नुक्स ओमिका के अंदर कौन सा एंटीन्यूट्रिशन या फाइटोटॉक्सिन पाया जाता है? स्ट्राइकस नुक्स ओमिका। फिर कब एग्जाम बाद में याद करेगी? टाइम लगेगा, जो याद है वो बोल के बता। बता देना, तेरे को याद है ना, बोल फिर। फाइटोस्ट्रोजन किस में पाया जाता है? फाइटोस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। बता किस में पाया जाता है? वाह, सर ने बोल दिया तो बस, उसके अलावा तो पढ़ना ही नहीं है। सर जो बोलते हैं वो तो पढ़ के आते हो ना तुम, तो बोलो, बाकी बोलो, जो सर ने बताया तो वो बताओ, बोल के बताओ। हम्म, किसके अंदर? हम्म, एफ्लाटॉक्सिन का सोर्स क्या है? बोलो, एफ्लाटॉक्सिन किससे स्रावित होता है? याद कर रहे हैं हम? लास्ट टाइम बात कर रहे थे साइलेज की, कहां तक लिखा था? साइलेज पूरा कर लिया था, थैलेज लिख लिया था और वेस्टलेज भी लिख लिया था। साइलेज के अंदर लिखा था कि संरक्षित किण्विकृत उत्पाद होता है। अरे बोलने के लिए थोड़ी कहा है। साइलेज के अंदर लिखा था संरक्षित किण्विकृत उत्पाद होता है जिसे हरे चारे के किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। फिर लिखा था कि फसल के अंदर 65 से 70% नमी होनी चाहिए, तना मोटा और मांसल होना चाहिए, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए। सबसे अच्छी फसल लिखी थी मक्का। फिर हमने कहा था कि साइलेज बनने के दौरान लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और वही लैक्टिक एसिड बेसिकली संरक्षण का कार्य करता है। मात्रा लिखी थी 3 से 14% तक। अगर फसल के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है तो लैक्टिक एसिड के स्थान पर किसका निर्माण होता है? ब्यूटायरिक एसिड। और साइलेज बनाने का फायदा क्या मिलता है? हरे चारे को लंबे समय तक संरक्षित रखते हैं। साइलेज बनने में लगने वाला समय या फिर 45 से 50 दिन। साइलेज बनाने के दौरान अगर हरी घास से साइलेज बनाते हैं तो मोलासेज ऐड किया जाता है, कितना परसेंट? 3 से 3.5%। और नमक कितना मिलाते हैं? और यूरिया दोनों 1-1% मिलाते हैं क्या? 0.5% और 1% यूरिया। अगर साइलेज बनाने के दौरान विभिन्न कार्बनिक उत्पादों का उपयोग किया जाता है तो ऐसे साइलेज को क्या बोलते हैं? वेस्टलेज। साइलेज बनाने के लिए जो गड्ढे प्रयुक्त किए जाते हैं, कितने प्रकार के? सबसे पहला, फिर फिर भारत में सर्वाधिक उपयोग किसका है? और भूमि के जल स्तर ऊपर होने की स्थिति में टावर साइलो। लंबाई चौड़ाई याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर कम नमी युक्त चारे से 40 से 50% नमी युक्त चारे से साइलेज बनाते हैं तो हेलेज। ठीक है, हेडिंग डालोगे हे। हेडिंग डालोगे हे।
सर जी माइक चेंज करो पहले, आपकी आवाज कट रही है। आप अपना नेटवर्क चेंज करो पहले। बीएसएनएल से है ना, किसी 5G सिम के ऊपर जाओ। ये ठीक है, नहीं है प्रॉब्लम। लिखो है। चलो, साइलेज के अंदर फर्मेंटेशन एक किण्वन करते हैं। हे बनाने के लिए हम फर्मेंटेशन एक किण्वन नहीं, सिंपल ड्राइंग, सुखाना है इसको। और सुखाने के दौरान नमी कितनी रहनी चाहिए? 10 से 15%। थोड़ी सी रेंज छोटी करे तो 12 से। अधिकतम कितनी होनी चाहिए? अधिकतम कितनी? 15%। गेहूं जब उगाते हैं, गेहूं जब पक जाते हैं तो गेहूं का जो तना होता है और पत्तियां होती है वो सूख जाती है। क्या उसे हे बोल सकते हैं क्या? क्यों? उसके अंदर भी तो स्ट्रा तो तब बोलेंगे जब आप उसकी कुट्टी करोगे, तभी तो बोलोगे ना, तब गेहूं निकलवाओगे उसके बाद में स्ट्रा बनेगी। क्या उससे पहले उसको अपन हे बोल सकते हैं? क्यों? नमी ज्यादा होती है। अरे सुखा लिया अपन ने खेत के अंदर, क्या दिक्कत है? नमी हटी है तभी तो काटा अपन ने गेहूं को। हरे गेहूं को काटा है क्या आज तक कभी? नहीं। गेहूं जब काटते हैं तो गेहूं सूख जाते हैं और उनका रंग पीला पड़ जाता है, होता है। हे बनाते समय खास बात यह रखनी है कि फसल का हरा रंग बरकरार रहना चाहिए। फसल का रंग कैसा होना चाहिए? हरा ही होना चाहिए। तो क्या गेहूं का रंग हरा होता है? नहीं, वो पीला हो जाता है सूखने के बाद में। पेड़ के नीचे अगर पत्ते पड़े हुए या गिरे हुए पत्तों को अगर आपने देखा हो तो कुछ पत्ते तो पीले होते हैं और कुछ पत्ते हरे, सूखे हुए भी। जो पत्ते डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं और जल्दी से सूखते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे सूखते हैं छाया के अंदर रखे रखे वो हरे के हरे रह जाते हैं। कुछ ऐसा ही हमारे को हे बनाते समय करना है। तो हे बनाते समय ध्यान ये रखना है कि नमी को हमारे को 10 से 15%, लिखे तो 14%, मैक्सिमम 15% नमी हो सकती है इसके अंदर। और ध्यान ये रखना है कि सुखाते टाइम पे इस फसल का हरा रंग बरकरार रहना चाहिए। हमारे से पूछी जाती क्या आवश्यकता, वे क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती है? अगर तना मोटा और मांसल होगा तो सूखने के अंदर टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नमी की मात्रा ज्यादा रहेगी। होगा ऐसा? ठीक है। यहां पर तना पतला होना चाहिए तथा पत्तीदार होना चाहिए। तना पतला और पत्तीदार होगा तो सूखने के अंदर ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से हमारे को कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है यहां पर। ठीक है। पूछा जाता है सर्वश्रेष्ठ फसल कौन सी होती है? अगर बात करते हैं दलहनी की और अदलहनी की, दलहनी के अंदर तो आता है रिजका और अदलहनी के अंदर आता है ओट या जई। अगर मान लो दोनों की भी तुलना करें तो ज्यादा अच्छी कौन सी है? ओट या जई। तो ऑप्शन के अंदर अगर दोनों दे रखे हो और आपसे पूछा जाए कि हे बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है तो क्या आंसर दोगे? अगर पूछा जाए हे बनाने के लिए सबसे अच्छी दलहनी फसल कौन सी है तो, और हे बनाने के लिए सबसे अच्छी अदलहनी फसल कौन सी है? क्लियर? क्या टेस्ट के अंदर छोड़ो तुम तो, है ना? क्या लिखा है? छोड़ो तुम तो, छोड़ दो। क्या लिखा है सबसे अच्छी फसल और दलहनी के अंदर? क्लियर? तो जो आवश्यकताएं हम लिखते हैं कि तना पत्तीदार होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें, और सूखने के अंदर आसानी हो, हरा रंग बरकरार भी रहना चाहिए, ये सारी की सारी ओट या जई के अंदर सबसे अच्छी है। इसीलिए ओट या जई को सबसे अच्छी फसल माना है। और दलहनी फसलों के अंदर ये रिजके के अंदर। लेकिन अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू के बेस पे बात करें अपन, है ना, कि पोषण क्षमता की अगर बात करते हैं तो ओट अनाजों की श्रेणी में आता है, जबकि रिजका दलहनी के अंदर आता है। तो इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा रहता है। तो पोषकता की बात करोगे, न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करोगे तो क्या आएगा? रिजका। लेकिन अगर सिर्फ हे बनाने की बात कर रहे हो तो, और आपसे सिर्फ इतना ऐसे पूछा था कि पोषकता के आधार पर सबसे अच्छी है किससे बनती है, कोई नहीं पूछता। आपसे सिर्फ इतना पूछा था हे बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है, और दलहनी फसलों में रिजका। हे बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं हे करिंग। क्या बोलते हैं? हे करिंग। चूंकि इसको धूप में सुखाते हैं तो धूप में सुखाने के कारण इसके अंदर अधिकता होती है विटामिन डी की। किसकी अधिकता होता है? विटामिन डी की अधिकता। और कमी की अगर बात करते हैं तो विटामिन ए।
धूप की उपस्थिति के अंदर विटामिन ए का नुकसान होता है, नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हे के अंदर विटामिन ए की कमी होती है और विटामिन डी की अधिकता होती है। पदार्थों का इस प्रकार से नुकसान होना कहलाता है ब्लीचिंग। क्या कहलाता है? ब्लीचिंग। तो लगातार धूप में रहने की वजह से पोषक तत्वों का ह्रास होना या पोषक तत्वों का कम होना, ये क्या कहलाता है? ब्लीचिंग। एक टर्म और काम में लेते हैं, लीचिंग। लीचिंग, लगातार पानी बहने की वजह से भूमि में उपस्थित पोषक तत्व पानी के साथ में बह जाते हैं, जिससे भूमि के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस नुकसान को क्या कहते हैं? तो लीचिंग तो होती है लगातार पानी बहने के कारण, जबकि ब्लीचिंग होती है सूर्य की रोशनी के कारण। क्लियर है? दिक्कत यहां तक? छोटी छोटी बातें वही लिखनी है, लिखो उसके अंदर। हे लिखो, हरे चारे को, हरे चारे को, हरे चारे को 10 से 15% नमी, हरे चारे को 10 से 15% नमी, ब्रैकेट में लिखोगे 12 से 14%, और अंडरलाइन करोगे 12 से 14% को, अंडरलाइन करोगे 12 से 14%। 10 से 15 और 12 से 14 में से एक सेलेक्ट करना हो तो क्या करोगे? 12 से 14। नमी रहने तक सुखाने को, नमी रहने तक सुखाने को, नमी रहने तक सुखाने को हे कहते हैं। मुकेश अंबानी से सिम लिए, नेटवर्क तो बहुत अच्छा, आवाज ही कट रही है। सारे पैसे तो शादी में खर्च कर दिए, इसलिए आवाज कट रही है, क्योंकि प्रॉपर क्वालिटी नहीं दे पा रहा, पैसे कम हो गए उसके पास में। सुखाने को हे कहते हैं। नेक्स्ट लिखो, हे बनाने की प्रक्रिया हे करिंग कहलाती है। 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 हे करिंग कहलाती है। साइलेज बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनसाइलिंग। ठीक है, तो हे बनाने की प्रक्रिया हे करिंग। तो कई बार हे को हटा देता है, वो करिंग करिंग लिखता है, तो आंसर क्या देखे आओगे? करिंग। नेक्स्ट लिखो, हे बनाते समय फसल का हरा रंग बरकरार रहना चाहिए। हे बनाते समय फसल का हरा रंग बरकरार रहना चाहिए। हे बनाते समय फसल का हरा रंग बरकरार रहना चाहिए। हे बनाते समय फसल का हरा रंग बरकरार रहना चाहिए। हे बनाते समय फसल का हरा रंग बरकरार रहना चाहिए। ठीक है, हरा रंग होना ही होना चाहिए। साइलेज के अंदर भी कहा था अपन ने कि वेरी गुड क्वालिटी साइलेज का कलर कैसा होगा? हरा। ठीक है ना? नेक्स्ट लिखो, आवश्यकताएं। आवश्यकताएं, आवश्यकताएं लिखो, फसल का तना पतला तथा पत्तीदार होना चाहिए। फसल का तना पतला तथा पत्तीदार एवं खोखला। फसल का तना पतला, पत्तीदार तथा खोखला। फसल का तना पतला, पत्तीदार तथा खोखला होना चाहिए, होना चाहिए। फसल का तना पतला, पत्तीदार तथा खोखला होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा था कि फसल को काटते कब है? इसके अंदर काटेंगे फूल अवस्था के अंदर। कौन सी अवस्था में? साइलेज को काटा था फूल अवस्था और दूध अवस्था के मध्य में। यहां पर किसके अंदर काटेंगे? फूल अवस्था के अंदर। लिखो, फसल को फूल अवस्था में काटते हैं। 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 नोट डाल के लिखो, साइलेज बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ फसल। हे बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ फसल। हे बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ फसल।
ब्रैकेट में लिखो अदलहनी फसल, ब्रैकेट में लिखोगे अदलहनी फसल, लिखोगे ओट या जई, ओट या जई, ओट या जई, ठीक है। जस्ट इसके नीचे लिखोगे बनाने के लिए श्रेष्ठ दलहनी फसल, रिजके को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ल्यूसर्न। हे बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ दलहनी फसल, तो दलहनी फसल पूछा है तो ही रिजका करके आओगे, वरना क्या करके आओगे? ओट या जई, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, हे में विटामिन डी की अधिकता होती है तथा विटामिन ए की कमी होती है। हे में विटामिन डी की अधिकता होती है, हे में विटामिन डी की अधिकता होती है तथा विटामिन ए की कमी होती है। हे में विटामिन डी की अधिकता होती है तथा विटामिन ए की कमी होती है। नोट डाल के टर्म लिखोगे ब्लीचिंग, ब्लीचिंग, नोट डाल के लिखोगे ब्लीचिंग, ब्लीचिंग, लिख लिया? लिखो, तेज धूप के कारण, तेज धूप के कारण पेड़ पौधों में उपस्थित पोषक तत्वों का नष्ट होना, तेज धूप के कारण पेड़ पौधों में उपस्थित पोषक तत्वों का नष्ट होना, तेज धूप के कारण पेड़ पौधों में उपस्थित पोषक तत्वों का नष्ट होना, तेज धूप के कारण पेड़ पौधों में पोषक तत्वों का नष्ट होना क्या कहलाता है? ब्लीचिंग कहलाता है। नेक्स्ट लिखो लीचिंग, नेक्स्ट लिखोगे लीचिंग, 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 लिखो, लगातार पानी बहने की वजह से, लगातार पानी बहते रहने की वजह से, लगातार पानी बहते रहने की वजह से, लगातार पानी बहते रहने की वजह से भूमि में उपस्थित पोषक तत्व, लगातार पानी बहते रहने की वजह से भूमि में उपस्थित पोषक तत्व, भूमि में उपस्थित पोषक तत्व पानी के साथ बह जाते हैं, पानी के साथ बह जाते हैं, पानी के साथ बह जाते हैं, जिससे 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 भूमि में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे भूमि में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे भूमि में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। एक कारण बता दे, मैं तेरे को अंदर आने दूं। क्या क्या कन्या, कन्या है तू? कन्या जिमा रहा था? कितने को जिमा है? कितनी कन्याओं को जिमा है?
अरे तो कितनी कन्याओं को जिमाया था? 9 कन्याओं को। आजा कन्या। भूमि में उपस्थित पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसे जिसे लीचिंग कहते हैं। जिसे लीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लीचिंग कहते हैं। कह दिया? दिक्कत यहां तक? हेडिंग डालो, हे बनाने की विधियां। हे बनाने की विधियां। देखो इधर, हे बनाने के लिए फसल को सुखाना है। अब सुखाना कैसे कैसे हो सकता है उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले आती है मैदानी विधि। मैदानी विधि के अंदर जहां पर फसल को काटा वहीं पर छोड़ दिया अपन, है ना, इसको बोलेंगे मैदानी विधि। क्या बोलेंगे? मैदानी विधि। रिजके से बना रहे थे, रिजकों को खेत के अंदर काटा और खेत के अंदर ही छोड़ दिया काट कर, वैसे के वैसे। कौन सी विधि कहलाएगी? मैदानी विधि। उसी रिजकों को काटने के बाद में छोटी छोटी पुड़िया बना ली, इसको कौन सी विधि बोलेंगे? पोला विधि के अंदर जो सूखेगा नहीं, क्योंकि जो नीचे वाला पोर्शन रहेगा वो सूखेगा नहीं, इसलिए दिन के अंदर 2 या 3 बार उसको पलटना पड़ेगा आपको। कौन सी विधि कहलाएगी? पोला विधि। फिर आती है फार्म घेरा विधि। पुलियां बनाकर अगर खेत में डाल दोगे तो खेत में दूसरी फसल उगा नहीं सकते। आपने पुलियां बनाई और उसको चारों तरफ जो बाढ़ है हमारी खेत की, उस बाढ़ के ऊपर डाल दिया सूखने के लिए, इसको क्या बोलेंगे? फार्म घेरा विधि। लोहे के ट्राइपोड या इस टाइप की संरचनाएं आती है जो कपड़े सुखाने वाले आते हैं ना, वैसे उनके ऊपर डालकर आप सुखाते हो तो ट्राइपोड विधि। इसके अलावा आती है ड्रायर विधि। ड्रायर विधि के अंदर टेम्परेचर काम में लेते हैं, जैसे बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर आते हैं ना, वैसे यहां पर लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर आता है। लो टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, और हाई टेम्परेचर के अंदर 300 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है ड्रायर के अंदर। तो ड्रायर के अंदर से गुजारा जाता है, गर्म हवा आती है, गर्म हवा के कारण हमारी फसल सूख जाती है। कौन सी विधि कहलाती है? ड्रायर विधि। नाम नाम याद रखने हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी हमारा कोई दिक्कत नहीं है। उतारो। हे में नमी की अधिकतम मात्रा कितनी होती है? मैक्सिमम परमिशेबल लिमिट 15%। नोट डाल के लिखना। हे में नमी की अधिकतम मात्रा 15%। क्रूड फाइबर की अगर बात करते हैं, है के अंदर 25 से 30%। और टीडीएन की अगर बात करते हैं
45 से 60%। हे में पूछे तो बता देना, वरना कोई दिक्कत नहीं। नमी की अधिकतम मात्रा जरूर याद रखोगे, वो कितनी होती है? 15%। सर अब वो कितनी क्लास और होगी न्यूट्रिशन की? 55 क्लास होगी अभी। कितनी क्लास है अभी? तो 10वें नंबर की चल रही है अभी, ठीक है ना? इनसे फर्क पड़ता है क्या? गिनते हो तुम कितनी क्लास होगी? क्लास गिनने का काम राजेंद्र जी का है, इसी हिसाब से मिलते हैं मेरे को, तो वो गिनेंगे, तुम्हारे क्या टेंशन होती है? हे और साइलेज हमारा यहाँ पर होता है खत्म। एक क्वेश्चन आना ध्यान रखना इसके अंदर से, और ज्यादातर पूछा जाएगा साइलेज के बारे में, ठीक है? हे के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं हमारे पास में, इसलिए साइलेज पूरा याद रखोगे। नया टॉपिक डालोगे फीड एडिटिव। इनको बोलते हैं खाद्य संकाली। पुराना टॉपिक डाला हुआ था हरे चारे को संरक्षित रखने की विधियां। फीड एडिटिव या खाद्य संकाली। फीड एडिटिव या खाद्य संकाली। भोजन के प्रमुख पोषक तत्व पढ़े हैं अपन ने। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और पानी। क्या 7वें नंबर पे फीड एडिटिव लिखा था? लिखा था क्या? नहीं। इसका मतलब ये पोषक तत्व है, पहली बात, है ना? पोषक तत्व नहीं है, ये पोषकता प्रदान नहीं करते, ठीक है? मान लो कोई खाना है जो बहुत ज्यादा आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसका टेस्ट खराब है, तो क्या आप खाओगे? क्योंकि उसका टेस्ट खराब है तो आप नहीं खाओगे। लेकिन मान लो उसके अंदर टेस्ट को बढ़ाने के लिए अगर मैं कुछ मिला दूं, तो आप उस खाने को खा लोगे। तो वो टेस्ट में बढ़ाने वाला जो पदार्थ है वो क्या हो गया? फीड एडिटिव, ठीक है? पशुओं को अगर अधिक दाना खिलाते हैं तो उस केस के अंदर एसिडोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। आपको पता है कि ज्यादा दाना खिलाऊंगा तो एसिडोसिस हो जाएगा। आपने उस दाने के साथ में ही सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया, तो पीएच भी नहीं बढ़ी, तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो गया? फीड एडिटिव। क्या हो गया? फीड एडिटिव। कुत्ते को कुछ खिलाना चाह रहे थे आप, कुत्ते ने मना कर दिया कि साहब अपन नहीं खाएंगे, है ना? स्मेल अच्छी नहीं है, आपने उसके अंदर ऐसी स्मेल डाल दी जिससे वो मीट जैसी स्मेल आने लगी। कुत्ते को लगा मीट जैसा ये खा लेता है, तो वो स्मेल जैसा पदार्थ क्या हो गया? फीड एडिटिव, है ना? यानी कि ये पोषक तत्वों की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन अगर आप इनको खाद्य के अंदर या आहार के अंदर मिलाते हो, तो उससे पशुओं का उत्पादन, प्रदर्शन और उपापचय, ये तीनों चीजें प्रभावित होती है। और इससे जो ओरिजिनल आहार है आपका, सही संतुलित आहार हो, चाहे आइडियल राशन हो, चाहे मेंटेनेंस राशन हो, उस आहार की पोषकता को बढ़ाने के लिए उपयोग में लिया जाता है, ठीक है? पहले डिफाइन लिखो। डिफाइन की बात करते हैं फीड एडिटिव के अंदर, हम कहते हैं कि गैर पोषक तत्व होते हैं। गैर पोषक तत्व होते हैं, यानी कि ना तो ये कार्बोहाइड्रेट है, ना वसा है, ना प्रोटीन है, ना मिनरल है, ना विटामिन है, ना पानी है, पोषक तत्वों की श्रेणी में नहीं आते। जो पशुओं के उत्पादन को, प्रदर्शन को और उपापचय को प्रभावित करते हैं। तो गैर पोषक तत्व जो पशुओं के उत्पादन, प्रदर्शन और उपापचय को प्रभावित करते हैं क्या कहलाते हैं? फीड एडिटिव। इनको मिलाया जाता है मूलभूत आहार को पुष्टिकृत, टर्म काम में लेते हैं, अंग्रेजी के अंदर इसको बोलते हैं फोर्टिफाइड, करने के लिए मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी, इसकी बातें करेंगे अपन अलग से। लिखना शुरू करो। गैर पोषक तत्व होते हैं, ये गैर पोषक तत्व होते हैं, ये गैर पोषक तत्व होते हैं
जो पशुओं के उत्पादन, प्रदर्शन तथा उपापचय, जो पशुओं के उत्पादन, प्रदर्शन तथा उपापचय को प्रभावित करते हैं। गैर पोषक तत्व होते हैं जो पशुओं के उत्पादन, प्रदर्शन तथा उपापचय को प्रभावित करते हैं, ठीक है। लिखो, इन्हें मूलभूत आहार को पुष्टिकृत करने हेतु मिलाया जाता है। इन्हें मूलभूत आहार को पुष्टिकृत, फोर्टिफाइड करने के लिए मिलाया जाता है। इन्हें मूलभूत आहार को पुष्टिकृत करने के लिए मिलाया जाता है। इन्हें मूलभूत आहार को पुष्टिकृत करने के लिए मिलाया जाता है, ठीक है। वर्गीकरण लिखो। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फीड एडिटिव। वर्गीकरण, और इसके अंदर सबसे पहले नाम लिखो जो आहार ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। जो आहार ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। जो आहार ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। आहार ग्रहण करने की क्षमता से मतलब है कि अगर कोई पदार्थ ऐसा मिलाया जाए आपकी रोटी के अंदर या आटे के अंदर जिससे आप 2 की जगह 3 रोटी खाने लग जाओ, ऐसे पदार्थ कौन सी कैटेगरी में आएंगे? आहार ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाने वाले, ठीक है। देखो उधर बाद में लिखोगे। एक कैटेगरी के अंदर सबसे पहले आते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्या आते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली आहार की सड़न को रोकते हैं। किसको रोकते हैं? रोकते हैं। कोई भी आहार अगर आप पशुओं को सड़ा हुआ खिला रहे हो तो वो खाएगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर से अलग से स्मेल आएगी। अगर आप उस आहार के साथ में कुछ ऐसे पदार्थ मिला दो जो उसकी सड़न को रोके तो स्मेल नहीं आएगी। स्मेल नहीं आएगी तो पशु हमारा ज्यादा खाएगा। आहार की सड़न को रोकते हैं क्योंकि सड़न से विटामिन ए, डी, ई तथा बी कॉम्प्लेक्स नष्ट हो जाते हैं। तो स्मेल तो आएगी आएगी, साथ ही साथ उसकी जो पोषण क्षमता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू है, उसको भी क्या कर देंगे? कम हो जाएगी सड़न की वजह से। तो इसको रोकने वाले पदार्थों को अपन क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट को 2 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि नेचुरल, एंटीऑक्सीडेंट। प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट के अंदर पहले भी नाम लिखे हैं अपन ने, विटामिन ई और विटामिन, 2 नाम आए थे। दूसरे नंबर पे आते हैं कृत्रिम, आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट। इसके अंदर नाम आता है BHA, BHT, बी का मतलब ब्यूटाइलेटेड, H फॉर हाइड्रोक्सी, A फॉर एनिसोल। यहां पर बी का मतलब ब्यूटाइलेटेड, H फॉर हाइड्रोक्सी और T फॉर टोलुइन। और एक और नाम आता है इथोक्सी क्विनोन। क्या नाम आता है?
इथॉक्सिक्विनोन। ये प्राकृतिक है कि नहीं, आर्टिफिशियल है, हमने लैब के अंदर बनाया। अगर इनको हम आहार के अंदर मिलाएंगे तो उस कंडीशन के अंदर आहार लंबे समय तक खराब नहीं होगा और किसी प्रकार की स्मेल भी नहीं आएगी, जिससे पशु उस आहार को ज्यादा खाएगा और जिससे उसके आहार ग्रहण की क्षमता बढ़ जाएगी। ऐसे पदार्थों को ही हम क्या बोलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। तो आहार के साथ में विटामिन ई और विटामिन सी प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करेंगे, जबकि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन और इथोक्सिक्विनोन ये किसके रूप में काम करेंगे, कृत्रिम आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करेंगे। क्लियर? पहले नंबर पे क्या लिखा है, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट के बाद में सेकंड नंबर पे आते हैं फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट, ये फ्लेवरिंग एजेंट किसको बढ़ाते हैं, स्वाद को। किसको बढ़ाएंगे, फ्लेवरिंग एजेंट बेसिकली आहार की स्वादिष्टता को बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, डॉग फूड के अंदर अगर आप मीट फ्लेवर ऐड कर देते हो, मीट ऐड नहीं करना, सिर्फ क्या डालना है, फ्लेवर, तो कुत्ता आसानी से खा लेगा। पोल्ट्री फीड की अगर बात करते हैं, मुर्गियों के आहार में MSG पूरा नाम है मोनो सोडियम ग्लूटामेट, 0.2%। कितना परसेंट, तो पोल्ट्री के दाने के अंदर अगर आप MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट अगर मिला देते हो तो पोल्ट्री ज्यादा दाना खाती है। सिर्फ फ्लेवर को बढ़ाने का काम करेंगे, उसके अलावा कोई भी काम नहीं करेंगे। तो फ्लेवर अगर अच्छा होगा तो आप ज्यादा खाओगे, ज्यादा खाओगे तो आपको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी आपको, और पशुओं से उत्पादन प्रदान करने के लिए उसका ज्यादा खाना ही आवश्यक है। तो फीड एडिटिव की फर्स्ट जो कैटेगरी है उसके अंदर आते हैं जो आहार ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। सबसे पहले आते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ये आहार की सड़न को रोकते हैं, जिसके कारण विटामिन डी, ई और बी कॉम्प्लेक्स नष्ट होने से बच जाते हैं। प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट की अगर बात करते हैं तो विटामिन ई और विटामिन सी। कृत्रिम एंटीऑक्सीडेंट की अगर बात करते हैं तो BHA और BHT और इथोक्सिक्विनोन। BHA कौन सा है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलविन। उसके बाद में तीसरा इथोक्सिक्विनोन। स्वादिष्टता को बढ़ाने के लिए आपको पोल्ट्री फीड के अंदर MSG, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में पोल्ट्री फीड में क्या मिलाया जाता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। कितना परसेंट मिलाते हैं, 0.2%। क्लियर, लिखो सर।
बीएचए का पूरा नाम और बीएसटी का पूरा नाम याद रखोगे। प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट के अंदर विटामिन ई और विटामिन सी का नाम याद रखो। इथोक्सिक्यूनोन। ये एनिसोल है, टोलुइन है। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। क्या? जो मोलासेज के अंदर तो खुद के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, ऊर्जा प्रदान करने का काम करेगा। फीड एडिटिव के रूप में काम नहीं करेगा, वो तो फीड के रूप में ही काम करेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फीड के अंदर पढ़ेंगे मोलासेज या शीरा को। एनर्जी रिच है वो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जा रहा है? कार्बोहाइड्रेट। घुलनशील कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर। फीड एडिटिव ऊर्जा प्रदान करने का कार्य नहीं करेंगे। विटामिन ई और विटामिन सी से ऊर्जा प्राप्त होती है क्या? नहीं। सिर्फ टेस्ट बढ़ाने से ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी क्या? नहीं। लिख लिया? लिख ले, लिख, पूरा लिख। शक्ल क्यों बिगाड़ी फिर तूने? लिख लिया?
तो ये एंटीऑक्सीडेंट हो चाहे फ्लेवरिंग एजेंट हो, ये आहार ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाएंगे। एमएसजी अंडरलाइन करना, याद रखना है हमारे को। बी कैटेगरी आती है जो पशु उत्पादों के रंग तथा गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, ब्रॉयलर फीड में जेंथोफिल, सोडियम आर्सेनेट और आर्सेनिलिक अम्ल, ठीक है। ब्रॉयलर क्या होते हैं? जो मांस उत्पादन के लिए पाले जाते हैं, ठीक है ना। तो ब्रॉयलर फीड के अंदर सामान्यतः तो नॉर्मली वही जो खिलाना चाहते हैं वो खिला रहे हैं, लेकिन अगर उस ब्रॉयलर फीड के अंदर जेंथोफिल वर्णक के रूप में या सोडियम आर्सेनेट अगर आप मिला देते हो, तो मांस का जो रंग है वो थोड़ा सा डार्क पिंक हो जाता है, जो हमारे को देखने के अंदर अच्छा लगता है ना। तो देखने के अच्छा अगर अच्छा लग रहा है तो खाने के अंदर थोड़ा सा टेस्ट हमारे को ऐसा लगेगा कि हाँ अच्छा ही होगा। तो मार्केट उत्पादों के रंग, पशु उत्पाद अगर बात करें चिकन की, तो अपने आप में पशु उत्पाद ही है, तो उसके रंग को बढ़ाएगा, जिसके वजह से लगेगा कि गुणवत्ता बढ़ गई है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो जेंथोफिल वर्णक है, सोडियम आर्सेनेट और आर्सेनिलिक एसिड, ये तीनों किसके अंदर मिलाए जाते हैं? ब्रॉयलर फीड के अंदर, जिससे मीट का रंग परिवर्तित होता है, चिकन का रंग परिवर्तित होता है, जिसकी वजह से खाने के अंदर हमारे को लगता है ऐसे, भाई देखने के अंदर अच्छा है तो खाने के अंदर भी अच्छा होगा ही होगा। अगर देखने के अंदर खराब है तो दिमाग पहले ही कहता है अरे यार गंदा है, तो चाहे टेस्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो। तो ये फर्क पड़ता है। देखो सेकंड नंबर पे, जो पशु उत्पादों के रंग तथा गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इसके क्वेश्चन दे नहीं रखे तो कोई पूछता भी नहीं हमारे से। एमएसजी याद रखोगे, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन ई और सी, और आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट के अंदर बीएचए और बीएसटी। अभी तक तो इतना ही याद रखना है हमारे को। ग्रिट का नाम सुना है? ग्रिट किसको देते हैं? हटा दो। एनाटॉमी पढ़ी है आपने? पढ़ी है ना। मुर्गे का पाचन तंत्र पढ़ा ही है। नेक्स्ट कैटेगरी है जो पाचन व अवशोषण को बढ़ाते हैं। मुर्गे में वक्ष गुहा में प्रवेश करने से पहले इसोफेगस फूल जाती है, क्या कहलाती है? आमाशय के कितने भाग? सबसे पहले, दूसरे नंबर पे पाचक एंजाइम किस में पाए जाएंगे? किसके अंदर? और पेशियां किस में ज्यादा पाई जाएगी? पेशिया आमाशय कौन सा होता है? सत्य आमाशय, प्रोवेंट्रिकुलस, ऐसा ही होता है। पाचन और अवशोषण को बढ़ाने के अंदर सबसे पहला नाम आता है ग्रिट का। क्या नाम है? ग्रिट। देखो इधर बाद में लिखोगे। जब मुर्गियों को कठोर या तंतुमय आहार, जिसके अंदर तंतु ज्यादा हो,
दिया जाता है तो उसके साथ में ग्रिट मिला देते हैं, जिससे गिजार्ड, हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, पेशणी, गिजार्ड में पीसने में अतिरिक्त सहायता मिलती है। ग्रिट के एग्जाम्पल की अगर बात करें, लाइमस्टोन, जिसको आप चूना पत्थर बोलते हो, मार्बल के टुकड़े काम में ले सकते हो। इसके अलावा ओयस्टर शेल, सीपी नहीं होती क्या जिसके अंदर मोती रहते हैं, उसके टुकड़े भी आप काम में ले सकते हो। ठीक है, इसको मिलाने का बेनिफिट क्या रहेगा, दाना खाया मुर्गे ने, दांत तो है नहीं, तो दाना साफ ही जाएगा, क्रॉप के अंदर इकट्ठा होगा, क्रॉप से फिर धीरे धीरे इसोफेगस के थ्रू होता हुआ स्टोमक के अंदर पहुंचेगा, और स्टोमक में सबसे पहला भाग कौन सा है, प्रोवेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस के अंदर पाचक एंजाइम्स का श्रावण किया जाएगा और दाने के चारों ओर पाचक एंजाइम लग जाएगा, लेकिन जब तक दाना टूटेगा नहीं तब तक वो पाचक एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। जानवरों को देना था तो आपने तो पीस के दिया था, प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेन्स पढ़ा है अपन ने, सबसे ज्यादा तरीका कौन सा उपयोग में लेते हैं, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग। अब जानवर के अंदर पीस के थोड़ी दिया आपने, तो दाना ही दिया उसको, या पक्षी ने चुगा तो दाना ही चुगा, तो उस दाने को पीसने का कार्य करती है गिजार्ड। कौन करती है, गिजार्ड। गिजार्ड के अंदर पेशियां या मसल ज्यादा रहती है, जिनके संकुचन के कारण दाना पिसता है। ठीक है, जैसे सिके हुए चने खाते हो उस टाइम पर, तो हाथ के अंदर ऐसे थोड़ा सा रगड़ लेते हो तो छिलके उतर जाते हैं, और ज्यादा जोर से रगड़ लो तो फिर टूट जाता है वो, कुछ वैसा ही गिजार्ड के अंदर होता है। अगर कठोर या फाइब्रस आहार दे रहे हो तो उस केस के अंदर ये गिजार्ड के द्वारा ढंग से पिस नहीं पाता। इस केस के अंदर उस आहार के साथ में लाइमस्टोन, मार्बल के टुकड़े या ओस्टर सेल मिला देते हैं, जिससे गिजार्ड के अंदर ज्यादा आसानी से पिस जाता है, तो इनको क्या कहते हैं, ग्रिट। कोई ऐसा नहीं है कि कैल्शियम का सोर्स के रूप में काम कर रहा है, नहीं, नहीं करता सर, सिर्फ गिजार्ड के अंदर पीसने के अंदर अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। कैल्शियम अगर हमारे को मिलाना है तो हम अलग से पोल्ट्री फीड के अंदर मिलाते हैं, ग्रिट के रूप में सिर्फ गिजार्ड के अंदर अतिरिक्त पीसने के अंदर सहायता प्रदान करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ग्रिट बेसिकली वो पदार्थ होंगे जो गिजार्ड के अंदर पीसने में अतिरिक्त सहायता प्रदान करेंगे, पोषण प्रदान करने का कार्य नहीं करेंगे। इसीलिए तो इन पदार्थों को अपन ने फीड एडिटिव कहा है, वरना तो पोषक पदार्थों के अंदर ही लिख लेते अपन। ठीक है, तो पहले नंबर पे आता है ग्रिट। दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं जो पाचन और अवशोषण को बढ़ाते हैं, तो सेकंड नाम आता है हमारे पास में बफर या न्यूट्रलाइजर। बफर या न्यूट्रलाइजर। बफर नाम आपने पहले भी सुना होगा, क्या काम करता है, पीएच मेंटेन करने का काम करता है। जैसे रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4, इस 7.4 को मेंटेन करने के लिए कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं बफर, जो इस पीएच को घटने या बढ़ने नहीं देते। लेकिन अगर कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है तो उस कंडीशन के अंदर पीएच घट या बढ़ सकती है। न्यूट्रलाइजर बेसिकली वो पदार्थ होंगे जो न्यूट्रलाइज या उदासीन करने का काम करेंगे। क्षारीय अगर पीएच होगी तो अम्ल अगर मिला दोगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अगर अम्लीय पीएच है तो क्षार मिला दोगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो बेसिकली ये वे पदार्थ होंगे जो पीएच को मेंटेन रखने का कार्य करेंगे। ठीक है, बफर या न्यूट्रलाइजर की अगर बात करते हैं तो इनको उपयोग किया जाता है रूमिनेंट्स के अंदर। किसके अंदर, रूमिनेंट्स के अंदर। रूमिनेंट्स के अंदर अगर अधिक दूध उत्पादन करना है तो आपको अधिक दाना देना पड़ेगा, और अधिक दाना देने का फायदा क्या मिलेगा, पशु को प्रोटीन ज्यादा मिलेगी, ऊर्जा ज्यादा मिलेगी, जिसके कारण दूध उत्पादन भी ज्यादा होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादा दाना दे दोगे तो उस कंडीशन के अंदर रूमन की पीएच क्या हो जाएगी, बढ़ेगी या कम होगी, कम हो जाएगी। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एसिडोसिस। क्या बोलते हैं, एसिडोसिस। इस कंडीशन से बचने के लिए, इस पीएच को मेंटेन रखने के लिए कुछ पदार्थों को मिलाया जाता है जिनको क्या बोलते हैं, बफर या न्यूट्रलाइजर। जनरली हम सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं, जिसको सोडा बाइकार्ब या मीठा सोडा भी आप बोलते हो, अलग से नाम लिख लेंगे। पहले ग्रिट लिखो। अब्जॉर्ब तो हो ही जाता है सर, ऐसा कुछ नहीं, पड़ा रहेगा तो कुछ तो काम करेगा ही।
लेकिन जरूरी थोड़ी कि हमेशा लाइमस्टोन ही काम में ले, मार्बल के टुकड़े भी काम में ले सकते हैं, ओस्टर सेल भी काम में ले सकते हैं, जिनसे कैल्शियम नहीं मिलता हमारे को। जानवर को अगर पोषक पदार्थों को देना है तो हम अलग से आहार के अंदर ऐड करके ही दे देंगे सर। मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं ना अपन कैल्शियम के लिए। कैसे हो सर? दिखे नहीं, कहाँ पे गए हुए थे? दिखे हो यार, मेरा मन नहीं लग रहा। नहीं, दूसरा स्टार्ट हो गया। दूसरा। जी सर। लिख लिया सबने? हेडिंग डालोगे बफर या न्यूट्रलाइजर? लिखोगे बफर या न्यूट्रलाइजर? लिख लिया? लिखो। रूमिनेंट्स में अधिक दूध उत्पादन के लिए, रूमिनेंट्स में अधिक दूध उत्पादन के लिए रूमिनेंट्स में अधिक दूध उत्पादन के लिए अधिक दाना दिया जाता है। रूमिनेंट्स में अधिक दूध उत्पादन के लिए अधिक दाना दिया जाता है, अधिक दाना दिया जाता है, जिससे जिससे पशु को प्रोटीन तथा ऊर्जा अधिक प्राप्त हो, जिससे पशु को ऊर्जा तथा प्रोटीन अधिक प्राप्त हो। रूमिनेंट्स में अधिक दूध उत्पादन के लिए अधिक दाना दिया जाता है, जिससे पशु को ऊर्जा तथा प्रोटीन अधिक प्राप्त हो, जिससे प्रोटीन तथा ऊर्जा अधिक प्राप्त हो। ठीक है। लेकिन अधिक दाने की वजह से 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 रूमन की पीएच कम हो जाती है।
लेकिन अधिक दाने की वजह से रुमन की पीएच कम हो जाती है। लेकिन अधिक दाने की वजह से रुमन की पीएच कम हो जाती है। इस स्थिति को एसिडोसिस कहते हैं। इस स्थिति को एसिडोसिस इस स्थिति को एसिडोसिस कहते हैं। इस स्थिति को एसिडोसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पीएच कम होने के कारण पीएच कम होने के कारण पीएच कम होने के कारण रुमन में उपस्थित सूक्ष्म जीव पीएच कम होने के कारण रुमन में उपस्थित सूक्ष्म जीव पीएच कम होने के कारण रुमन में उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। पीएच कम होने के कारण रुमन में उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे पशु की पाचकता डाइजेस्टिबिलिटी जिससे पशु की पाचकता नष्ट हो जाती है। जिससे पशु की पाचकता नष्ट हो जाती है। ठीक है ना, लिखो, रुमन में इस पीएच में परिवर्तन को रोकने के लिए रुमन में इस पीएच में परिवर्तन को रोकने के लिए रुमन में पीएच के इस परिवर्तन को रोकने के लिए रुमन में पीएच के इस परिवर्तन को रोकने के लिए आहार के साथ बफर तथा न्यूट्रलाइजर मिलाए जाते हैं। आहार के साथ बफर तथा न्यूट्रलाइजर मिलाए जाते हैं। रुमन में पीएच के इस परिवर्तन को रोकने के लिए आहार के साथ बफर एवं न्यूट्रलाइजर मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो बफर और न्यूट्रलाइजर का मेन काम क्या है? पीएच को मेंटेन करने का। बफर एवं न्यूट्रलाइजर के रूप में सर्वाधिक उपयोग करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, VFA लवण, वोलेटाइल फैटी एसिड लवण, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, फॉस्फेट लवण इत्यादि का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लिखो, NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, Na2SO4 को सोडियम सल्फेट कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वोलेटाइल फैटी एसिड लवण, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, फॉस्फेट लवण। इनका उपयोग किया जाता है बफर एवं न्यूट्रलाइजर के रूप में। पीएच मेंटेन रहेगी तो सूक्ष्मजीव नष्ट नहीं होंगे, और सूक्ष्मजीव नष्ट नहीं होंगे तो डाइजेस्टिबिलिटी भी बनी रहेगी, जिसकी वजह से विभिन्न पोषक पदार्थों का अवशोषण और डाइजेशन होता रहेगा। दिक्कत यहां तक?
एग्जाम्पल पूछा जाएगा, जो थ्योरी लिखी है वो नहीं पूछी जाएगी आपसे। तो पाचन और अवशोषण को बढ़ाने वाले फीड एडिटिव के अंदर पहला तो आता है ग्रिट, दूसरे नंबर पे आते हैं बफर एवं न्यूट्रलाइजर। ठीक है, लिख लिया। तीसरे नंबर पे आते हैं चिलेट्स। चिलेट्स, चिलेट्स वे पदार्थ होते हैं जो अकार्बनिक धातुओं को आयनों में बदलकर उनका अवशोषण बढ़ाते हैं। चिलेट्स कहलाते हैं। मतलब समझो इसका, याद हो आपको आहार निर्धारण के अंदर कहा था अपने कि कुल शुष्क पदार्थ का 2/3 भाग तो चारा देते हैं, 1/3 भाग दाना। क्या देते हैं? दाना। 2/3 भाग जो चारा देते हैं उसका भी 2/3 भाग कौन सा चारा, और 1/3 भाग। और अगर दलहनी चारा हमारे पास में उपलब्ध है तो उस केस के अंदर 3/4 भाग सूखा चारा और 1/4 भाग हरा चारा। खनिज लवणों की कमी को दूर करने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज लवण और 30 से 40 ग्राम नमक। नमक का फॉर्मूला क्या होता है जानते हो? आपको क्या लगता है कि NaCl जिंदा नमक खिलाओगे तो क्या पशु NaCl के रूप में ही अवशोषित करेगा? ये इसको तोड़ेगा Na+ और Cl- के अंदर, तब जाकर इसका अवशोषण होगा। ये आयन बन गया है। क्या बन गया है? आयन। तो वे पदार्थ जो इन आयनों के फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं, यानी कि अकार्बनिक धातुओं को आयनों में बदलते हैं जिसके कारण इनका अवशोषण बढ़ जाता है, ऐसे पदार्थों को अपन क्या बोलते हैं? एक तो मिनरल मिक्सचर आता है गवर्नमेंट वाला, है ना, और एक आता है चिलेटेड एग्रीमिन 40, विरबेका या वेटमैन विरबेका आता है। तो चिलेटेड महंगा आता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसे पदार्थ मिले हुए रहते हैं जो उन धातुओं को आयनों में बदल देंगे जिसकी वजह से अवशोषण ज्यादा होगा। एक तो मान लो कोई कैल्शियम फॉर्म के अंदर दे रखे हो, जो नॉर्मल मिनरल मिक्सचर आते हैं उसके अंदर डाई कैल्शियम फोस्फेट सर्वाधिक आता है, 55% आता है। और एक उस डाई कैल्शियम फोस्फेट के साथ में कुछ ऐसा पदार्थ मिला दिया जाए जिसकी वजह से कैल्शियम आयनिक फॉर्म के अंदर Ca+2 के अंदर ही रहे, तो ज्यादा अवशोषण किसका होगा, डाई कैल्शियम फोस्फेट का या Ca+2 का? ऐसे पदार्थों को ही अपन क्या कहेंगे? हमारे से पूछा जाता है एग्जाम्पल की, बताओ साहब कौन कौन से पदार्थ है जिनका चिलेट्स के रूप में उपयोग करते हैं? एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12, ईडीटी है। ईडीटी का पूरा नाम क्या है? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। पूरा नाम बताओ। इन पदार्थों को उपयोग करते हैं हम किसके रूप में? चिलेट्स के रूप में। और ये पदार्थ अकार्बनिक धातुओं को किसमें बदलते हैं? आयनों के अंदर, जिसकी वजह से क्या बढ़ जाता है? अवशोषण। इंटेस्टाइन के अंदर से अवशोषण बढ़ जाएगा। ठीक है, डिफाइन और एग्जाम्पल दोनों इंपॉर्टेंट है चिलेट्स के। बोल इधर।
कार्बनिक, कार्बन वाली धातु होती है कि कभी? कहाँ पे अकार्बनिक लिखा है मैंने तो? अरे धातुएं तो अकार्बनिक ही होती है। अच्छा, कार्बनिक धातुएं बोलना चाह रहे हैं क्या? सारी धातुएं हैं तो अकार्बनिक ही हैं, उनके अंदर कार्बन नहीं पाया जा रहा। जिनके अंदर कार्बनिक पाया गया वो धातु ही नहीं कहलाएंगे, वो कार्बनिक पदार्थ कहलाएंगे फिर। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है ना अपन ने? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपने कभी किसी धातु का नाम नहीं लिया होगा वहां पर। कार्बन, कार्बन से बनने वाले उत्पाद सारे के सारे। तो अकार्बनिक वर्ड काम में लिया है, इसका मतलब वो धातु के लिए ही है। लिख लिया? लिख लो तो चौथे नंबर पे प्रोबायोटिक्स भी लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स मेरे से बोल दे यार, क्या हुआ बता मेरे को। अरे बोल दे, कुछ नहीं बोलूंगा, कसम खा के कह रहा हूँ कुछ नहीं बोलूंगा। बोल दे तो इतनी पर्सनल क्या करते हो कि दूसरों को बता भी नहीं सकते? अब की बार ज्यादा पर्सनल हो गया ना तो पीछे भेज दूंगा, है ना? बीच में टाइम मिलता है तुम्हारे को पर्सनल बातें करने के लिए, क्लास के अंदर जब आते हो ना तब भी तुम पर्सनली करते हो, पढ़ाई की बातें तो नहीं करते। प्रोबायोटिक्स पहले डिफाइन सुनोगे, उसके बाद में लिखोगे। पहले सुनो बाद में लिखना। वे पदार्थ जो आहार में जीवित सूक्ष्म जीवों के अनुपूरक होते हैं, प्रोबायोटिक्स कहलाते हैं। ये जीवित माइक्रोबियल फीड सप्लीमेंट होते हैं जिसे माइक्रोबियल बैलेंस को ठीक करने के लिए मिलाया जाता है। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, नाम आता है लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस इत्यादि, है ना? पहली लाइन लिखिए कि वे पदार्थ जो आहार में जीवित सूक्ष्म जीवों के अनुपूरक होते हैं। जीवित सूक्ष्म जीव जानते हो आप? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, इतने होते हैं। ठीक है, एक कंडीशन इमेजिन कर रहे हैं हम, ये रूमन है, किसी भी पशु का रूमन है, आपने दाना ज्यादा दे दिया इसको, एसिडोसिस हो गया। एसिडोसिस होने की वजह से इसके जो सूक्ष्म जीव थे
वो नष्ट हो गए, इनकी संख्या के अंदर क्या हो गई, कमी, है ना। बफर एंड न्यूट्रलाइजर के अंदर पढ़ाई अपन ने। कमी होने की वजह से इसके अंदर फर्मेंटेशन या कम होगा। हमने कहा डाइजेस्टिबिलिटी कम हो जाती है, पाचकता कम हो जाती है। पाचकता कम क्यों होती है, क्योंकि सूक्ष्म जीव कम हो गए, जिसके कारण किण्वन या फर्मेंटेशन जो होना था वो भी क्या हो गया, कम। तो जो आहार के साथ में ले रहा है वो पच ही नहीं पाएगा उसके। ठीक है। आपने पीएच को मेंटेन करने के लिए इसको सोडियम बाइकार्बोनेट दे दिया। क्या दे दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट दे दिया। इससे पीएच मेंटेन हो गई। ठीक है। लेकिन पीएच मेंटेन होने से क्या सूक्ष्म जीव वृद्धि कर गए, इनको टाइम लगता है ग्रो करने के अंदर। कि पीएच तो मेंटेन हो गई, लेकिन अब धीरे धीरे संख्या एक बार घटी है तो धीरे धीरे बढ़ेगी उसके अंदर। इस वजह से पशु 5-6 दिन तक हमारा पशु चारा पानी नहीं खाएगा वो। क्यों, क्योंकि उसकी डाइजेस्टिबिलिटी खत्म होगी। हम चाहते हैं कि हमारा पशु चारा खा ले। पीएच ठीक करने के लिए तो दे दिया आपने जुगाड़ कि भाई सोडियम बाइकार्बोनेट दे दिया, लेकिन इन सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि नहीं कर पा रहे हो आप। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये सूक्ष्म जीव जब तक वृद्धि नहीं होगी तब तक ये हमारा चारा ढंग से खाएगा नहीं, क्योंकि डाइजेस्ट ही नहीं होगा। ठीक है। तो इन सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि करने के लिए आप प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हो। किसका इस्तेमाल करते हो, प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हो। आपको पता ही है कि बैक्टीरिया या वायरस तभी सक्रिय होते हैं जब वो किसी सुटेबल होस्ट के अंदर जाते हैं। हवा के अंदर बैक्टीरिया वायरस घूम रहे हैं, क्या हवा के अंदर बीमारी पैदा कर देते हैं क्या, नहीं। वो बीमारी पैदा कब करेंगे, जब वो किसी पशु के अंदर या आपके अंदर प्रवेश करेंगे। एक सुटेबल होस्ट मिलने पर ही बीमारी उत्पन्न करेंगे। प्रोबायोटिक्स के रूप में हमने सूक्ष्म जीवों को लिया, स्पेशली बैक्टीरिया को, और इस बैक्टीरिया को हमने स्टोर कर लिया। क्या कर लिया, स्टोर। और एक सूखे पाउडर नुमा मिस, सूखे पाउडर के रूप में, जब तक ये पाउडर फॉर्म के अंदर है तब तक ये बैक्टीरिया निष्क्रिय है। क्या है, निष्क्रिय। जैसे ही आप इनको ओरली पशु को दोगे, यानी मुंह के द्वारा नाड़ वाड़ दे दी या खाने के अंदर दे दी, ये बैक्टीरिया इस रूमन के अंदर जाएंगे और इन सूक्ष्म जीवों की संख्या के अंदर क्या करेंगे, वृद्धि। आपने अलग से बैक्टीरिया डाले इसके अंदर, जिसके कारण इसकी डाइजेस्टिबिलिटी ठीक हो जाएगी और हमारा पशु वापस से चारा चरने लग जाएगा। तो ये जो सूखा पाउडर है जिसके अंदर क्या पाए गए हैं, सूक्ष्म जीव, किस रूप के अंदर, निष्क्रिय रूप के अंदर। इन सूक्ष्म जीवों को ही हम क्या कहते हैं, प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स जीवित सूक्ष्म जीवों के अनुपूरक हैं, यानी कि रूमन के अंदर जो जीवित सूक्ष्म जीव हैं उनके समान है ये। माइक्रोबियल फीड सप्लीमेंट होते हैं, माइक्रोबियल यानी सूक्ष्म जीव वाले फीड सप्लीमेंट, यानी फीड के साथ में दिए जाने वाले सप्लीमेंट है, जो बेसिकली माइक्रोबियल बैलेंस यानी कि सूक्ष्म जीवों को बैलेंस करने का कार्य करते हैं। ठीक है। ज्यादातर उपयोग हम लैक्टोबैसिलस या स्ट्रेप्टोकोकस का करते हैं। इसके अंदर भी ज्यादातर किसका करेंगे, लैक्टोबैसिलस का, है ना। पेट अगर खराब होता है तो मम्मी ऐसे बोलती है कि बेटा दही खा थोड़ा सा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि दही के अंदर क्या है, लैक्टोबैसिलस, जो बेसिकली आपकी पीएच को मेंटेन करने का और सूक्ष्म जीवों के कारण लैक्टिक एसिड का निर्माण करेगा, जिसकी वजह से आपकी डाइजेस्टिबिलिटी ठीक हो जाएगी। तो वो दही अपने आप के अंदर क्या हो गया, प्रोबायोटिक्स हो गया। ठीक है ना। तो वे पदार्थ जो आहार में जीवित सूक्ष्म जीवों के अनुपूरक होते हैं क्या कहलाते हैं, डिफाइन जरूर याद रखोगे आप, और लैक्टोबैसिलस का नाम जरूर याद रखोगे। ठीक है ना। फील्ड कंडीशन के अंदर अगर बात करते हैं तो टोनाकाइंड के नाम से आता है, एक पाउडर आता है जिसके अंदर लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस से सारे के सारे निष्क्रिय फॉर्म के अंदर रहते हैं, पाउडर फॉर्म के अंदर रहते हैं। आप पशु को पिलाते हो तो पशु के अंदर डाइजेस्टिबिलिटी ठीक हो जाती है। वरना दूसरा ऑप्शन है आपके पास में, स्लोटर हाउस होते हैं ना, बूचड़ खाने, स्लोटर हाउस। इस स्लोटर हाउस के अंदर कटते हैं पशु, कटते हैं तो वो रूमन भी काटते हैं। रूमन उनके किसी काम का नहीं है, खाने का काम तो आएगा नहीं, वो फेंकने के काम में लेते हैं। तो जो मृत पशु होता है उसका रूमिनल कड लेते हैं वो, रोमन के अंदर भरा हुआ जो पदार्थ होगा उसको लेंगे और इस पशु को पिला देंगे। इस रूमिनल कड के अंदर भी तो सूक्ष्म जीव है, दूसरे पशु को पिलाने के अंदर वापस इसके अंदर जाकर सक्रिय हो जाएंगे। पशु से पशु वेरिएशन तो करता ही नहीं है इसके अंदर, बैक्टीरिया तो कहीं पे भी चले जाए, कोई सी गाय में चले जाए बराबर ही बात। तो रूमिनल कड का उपयोग एज ए प्रोबायोटिक्स अपन कर सकते हैं, लेकिन रूमिनल कड तो सामान्य रूप से पाया जा रहा है, निष्क्रिय थोड़ी, इसके अंदर तो जो बैक्टीरिया है वो सक्रिय है। लेकिन प्रोबायोटिक्स के अंदर निष्क्रिय रूप के अंदर पाए जाएंगे, काम तभी करेंगे जब ये किसके अंदर जाएंगे, रोमन के अंदर, सक्रिय अवस्था के अंदर। क्लियर है। अब लिखो,
1 घंटे तुम्हारे से क्लास में बैठा नहीं जाता, एग्जाम के अंदर 2 घंटे कैसे बैठोगे रे तुम? बैठ जाओगे क्या? और वहां पर बाहर भी नहीं जाने देते, ध्यान रख लेना, नहीं जाने देते। कैरियर का सवाल है, यहां पर भी वही है, कैरियर का सवाल। क्या खिलाओ ना, कौन मना करता है? आपको तो क्या ना, दही बेचने के लिए चाहिए था। दूध इसलिए नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है ना। कोलेस्ट्रॉल इसलिए नहीं पिलानी चाहिए क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है, और प्रोटीन के कारण एलिक्लोसिस होता है, तो वो ज्यादा दिक्कत करता है हमारे को। एसिडोसिस को तो मेंटेन कर लेते हैं हम, लेकिन एल्कलोसिस को मेंटेन करना मुश्किल होता है फिर हमारे को। लिख लिया? तो फीड एडिटिव के क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले लिखा था अपन ने, जो आहार ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। दूसरे नंबर पे लिखा जो मार्केट उत्पादों के रंग एवं गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। तीसरे नंबर पे लिखा जो पाचन और अवशोषण को बढ़ाते हैं। पाचन और अवशोषण के अंदर सबसे पहले लिखा ग्रिट, उसके बाद में बफर एंड न्यूट्रलाइजर, तीसरे नंबर पे चिलेट्स और चौथे नंबर पे प्रोबायोटिक्स, है ना। डी नंबर पे लिखो, जो विकास एवं उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। जो विकास एवं उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। सामान्य रूप से एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है किसी बीमारी होने पर, है ना। एंटीबायोटिक तभी काम में लेते हैं, सर्जरी पड़ी है अपन ने कि जीवित सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं, जीवों की संख्या को मारते हैं या उन्हें नष्ट करते हैं, क्या कहलाता है? एंटीबायोटिक। सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक किसने खोज करी थी? किससे करी थी? पेनिसिलिनम। जनरली अब एंटीबायोटिक मिलाने लग गए हैं, चाहे उसको बीमारी हो चाहे बीमारी ना हो। क्या वो एंटीबायोटिक ऊर्जा प्रदान करेगी? नहीं। लेकिन ये एंटीबायोटिक आहार में सामान्य रूप से मिलाने से पोल्ट्री की जो आकार है, ब्रॉयलर की अगर बात करते हैं तो उसका आकार थोड़ा सा बड़ा लगता है हमारे को, है ना। आकार बढ़ जाता है तो अब इससे लगता है जैसे तरोताजा है, खाने के अंदर भी अच्छा होगा। तो कॉपर सल्फेट और एंटीबायोटिक्स का उपयोग सामान्य रूप से हम आजकल करने लग गए हैं। आजकल ऑर्गेनिक पोल्ट्री भी आने लग गई है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक या केमिकल का उपयोग नहीं करते। तो उत्पादन को बढ़ावा देंगे या फिर उनके डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे? पोल्ट्री फीड के अंदर एंटीबायोटिक या कॉपर सल्फेट की खुराक? लिखो। सर वॉइस प्रॉब्लम।
नेक्स्ट लिखो इसके बाद में ई कैटेगरी जो उपापचय को प्रभावित करते हैं। जो उपापचय को प्रभावित करते हैं। उपापचय को प्रभावित करने के लिए आपके पास में हार्मोन्स हैं। हार्मोन का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन काम में ले सकते हैं, मादा के अंदर एस्ट्रोजन लगा सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, ये हार्मोन्स के इंजेक्शन अगर बाहर से आप लगा रहे हो तो उस केस के अंदर जो हमारा पशु है उसके शारीरिक आकार के अंदर वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन उसके उपापचय के अंदर फर्क डालेंगे। इंसुलिन वगैरह का उपयोग कर सकते हैं। लिखिए, ई के बाद में एफ कैटेगरी लिखना, दोनों ही नहीं पूछते आपसे। जो पशुओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आते हैं एंटी ब्लोट। ब्लोट का मतलब क्या होता है? एंटी ब्लोट यानी आफरे को रोकने वाला, आफरे को रोकता है। एग्जाम्पल, वोलोक्सालिन। आपको पता है कि लेग्यूमिनस फोडर खिलाने से पशुओं के अंदर आफरा या ब्लोट आ जाता है। आप उस लेग्यूमिनस फोडर के साथ में ये एंटी ब्लोट डालना शुरू कर दो तो ऊर्जा भी मिलेगी और आफरा भी नहीं आएगा। एग्जाम्पल है वोलोक्सालिन। सेकंड नंबर पे एंटी फंगल, जो फंगल को संक्रमण को रोकते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, प्रोपियोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम प्रोपियोनेट। लिखो नाम। पूछे तो बता देना। एंटी फंगल वे पदार्थ होते हैं जो आहार के अंदर फंगल इन्फेक्शन को रोकते हैं। तो उसके साथ में देखो तो फंगल इन्फेक्शन रुक जाएगा। लिख लिया? आराम से लिखो, आराम से। एनपीएन पदार्थ पढ़े हैं ना अपन ने? विभिन्न पदार्थों के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा तो याद ही है आपको। दो जने ही कैसे बोले? अरे याद है ना?
बताओ सर, बाई रोटी में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? 36 किस में होता है? अमोनियम कार्बोनेट। लिख लिया? एंटी फंगल के बाद में तीसरे नंबर पे आते हैं एंटी हेलमिंथ या एंटी कोक्सीडियल। एंटी हेलमिंथ वो होते हैं जो अंतः परजीवियों को रोकते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जानते हो आप एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल। कोई नहीं पूछता आपसे, जो पूछा था वो सुनो। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ह्यूमेक्टेंट। क्या नाम है? ह्यूमेक्टेंट। इसके बाद में आता है एंटी क्रैकिंग एजेंट। क्या नाम आता है? एंटी क्रैकिंग एजेंट। देखो, नया मोबाइल या नए शूज अगर ब्रांडेड लेके आते हो तो उनके साथ में एक छोटी सी पाउच आता है। क्या काम आता है? स्मेल कोई ना आए उसके लिए, नमी के लिए। आपको पता है शूज हो चाहे मोबाइल हो, अगर नमी की अगर प्रेजेंस रहेगी तो उस कंडीशन के अंदर वो खराब हो सकते हैं। तो उस नमी को अवशोषित करने के लिए वो पाउच डाला जाता है और उसके ऊपर साफ साफ अक्षरों में लिखा जाता है डू नॉट ईट, ये खाने के लिए नहीं है। है ना? तुम ये सोचोगे गिफ्ट आया है, पुड़िया खोल के तानसेन, है ना? देखा है मैंने लड़कों के वॉशरूम के अंदर कितना गुटखा खाते हो तुम। चलो, एंटी क्रैकिंग एजेंट बेसिकली वो पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो खुद गीला हुए बिना नमी को अवशोषित करते हैं। क्या कहलाते हैं? एंटी क्रैकिंग एजेंट। आपको लगता था कि आहार के अंदर नमी की मात्रा बढ़ सकती है, आपने एंटी क्रैकिंग एजेंट मिला दिया आहार के अंदर। अब आहार के अंदर अगर कोई नमी आएगी तो उसको ये एंटी क्रैकिंग एजेंट अवशोषित कर लेंगे। लेकिन अवशोषित करने के बाद के अंदर अगर आप हाथ लगा के देखोगे तो ये आपको गीले भी लगे नहीं लगेंगे, ये सूखे रहेंगे। तो ऐसे पदार्थ जो बिना गीले हुए आहार में से नमी की मात्रा को अवशोषित कर लेते हैं क्या कहलाते हैं? एग्जाम्पल पूछा था कि भाई कौन कौन से होते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकेट। इसके अलावा कैल्शियम फॉस्फेट। याद रखोगे, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का उपयोग किसके लिए करते हैं? एंटी क्रैकिंग एजेंट, ये नमी को कम करते हैं। ठीक है ना? ह्यूमेक्टेंट खाद्य पदार्थों में नमी को बनाए रखते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? ह्यूमेक्टेंट। एंटी क्रैकिंग एजेंट आहार के अंदर से नमी को अवशोषित करेंगे जिसकी वजह से वो खराब ना हो। लेकिन मान लो कोई आहार ऐसा हो सकता है जिसके अंदर आप चाहते हो कि नमी मेंटेन रहे, है ना? क्योंकि टाइम के हिसाब से तो नमी वैसे ही कम होनी है। उस कंडीशन के अंदर हम किसका उपयोग करते हैं? ह्यूमेक्टेंट का। ब्रेड तथा केक में उपयोगी। ब्रेड जो बनाते हैं, केक जो बनाते हैं, उनके अंदर इन ह्यूमेक्टेंट का उपयोग किया जाता है क्योंकि आप कभी नहीं चाहते कि ब्रेड सूखी हुई हो, है ना?
क्योंकि सूखी हुई ब्रेड अच्छी नहीं लगेगी। तो उस कंडीशन के अंदर ब्रेड बनाते समय ही उसके अंदर ह्यूमेक्टेंट मिलाए जाते हैं, जिससे ब्रेड के अंदर लंबे समय तक नमी बनी रहे, आपको ऐसा लगे कि ताजी है। केक के साथ में भी यही किया जाता है। तो ऐसे पदार्थ जो नमी को बनाए रखने का कार्य करते हैं ह्यूमेक्टेंट कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो खुद गीला हुए बिना नमी को कम करते हैं एंटी क्रैकिंग एजेंट कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, वो आपको याद रखने ही रखने हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आते हैं कौन सा, 5वें नंबर पे है ना, क्या आएगा क्या, 4 के बाद में 5 है ना, रोमन संख्या भूल रहा हूं मैं, ये 6 लिख दिया, कोई बात नहीं। एक आते हैं स्वीटनर, मिठास को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सैकरीन, क्या नाम आता है, मिठास को बढ़ाने का कार्य करेंगे। ठीक है, इसके बाद में एक और नाम आता है जिसको बोलते हैं सिक्वेस्टेंट। सिक्वेस्टेंट अकार्बनिक धातुओं को ऑक्सीकरण से बचाते हैं। किससे बचाते हैं? बचाते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, EDTA, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ठीक है, अकार्बनिक धातुओं को अगर लंबे समय तक रखा जाए तो ऑक्सीकरण होने के कारण जंग लग जाती है। जैसे लोहे का अगर ऑक्सीकरण हो जाएगा जंग लग जाएगी, तो उस कंडीशन के अंदर उनका इंटेस्टाइन से अवशोषण नहीं हो पाएगा। तो सिक्वेस्टेंट वे पदार्थ होंगे जो इन अकार्बनिक धातुओं के ऑक्सीकरण को रोकते हैं। एग्जाम्पल के अंदर EDT है, जो मिठास को बढ़ाते हैं स्वीटनर। एग्जाम्पल, जो बेसिकली नमी को कम करते हैं। एग्जाम्पल के अंदर सबसे ज्यादा, और जो नमी को बनाए रखते हैं ह्यूमेक्टेंट। ठीक है ना, एग्जाम्पल अपने पास में है नहीं इसका, दिक्कत यहां तक लिखिए।